हमने आपसे ये वादा किया है कि एक एक करके हम अवध प्रांत की रियासतों से आपका परिचय करवाएंगे। उसी कड़ी में आज हम नसीराबाद के राजा अभिषेक राय जी से मिलेंगे। जानी मानी साहित्यकार और बहुमुखी प्रतिभा की धनी शबिस्ता ब्रिजेश जी भी हमारे साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, राजा अभिषेक राय जी के साथ हुए संवाद को सुनते हैं। इंतजारों से गुजरते हुए हम पहुंच गए हैं सीधा रायबरेली में नसीराबाद स्टेट के वंशज मौजूद है राय ब्रिजेश की कोठी में, और यहाँ पर हम भेंट करने के लिए आए हैं राजा अभिषेक राय जी से। नमस्कार सर, हम लोग जानना चाहेंगे आप मतलब कहाँ नसीराबाद से कितने वंशज हैं और क्या क्या आपका इतिहास है, हमको ये पता चले। देखिए, नसीराबाद में हमारे वंशज, हमारे जो पूर्वज थे राय भीखम राम जी, वो सन 1237 में 129 गांवों की जमींदारी लेके कन्नौज से आए थे। और ये एक ऐसा दौर था जब हिंदुस्तान में सल्तनतें खत्म हो रही थी और शियाओं का माइग्रेशन ईरान से हो रहा था। तो उस समय नसीराबाद एक ऐसा एरिया था, आप जब देखेंगे तो जो शिया आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने अवध क्षेत्र को अपना एक सेंटर बनाया। नसीराबाद में चूंकि एक ऐसा एरिया था जहाँ पे भट्ट ब्राह्मणों का राज्य था और वहाँ पे एक नवाब थे नसीरुद्दीन, वो इन्वेड किया उन्होंने। और उसके बाद आपस में लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, चूँकि सल्तनतें भी ख़त्म हो रही थी, तो एक क्लैश का माहौल था कि जिसका वर्चस्व होगा उसका राज्य होगा। और उस समय शासन था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के सामने इस क्षेत्र को संभालने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके मित्र थे कन्नौज के राजा। तो कन्नौज के राजा के एक दामाद थे, वो लोग गुजरात के कायस्थ थे। उनका नाम था, दो भाई थे, गोपी और सोपी। तो उनमें से एक ने उन्हें राय भीखम राम जी के बारे में सजेस्ट किया और वो फिर अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया। फिर उन्होंने यहाँ पर भेजा हमको। तो फिर उसके बाद बट ऑब्वियस है कि दो पार्टी में लड़ाई हो रही थी, तीसरी पार्टी उसमें आ गई। तो कहीं पे क्लैश भी हुए, कहीं पे समझौते भी हुए, लेकिन फिर एक शांति व्यवस्था उस समय बनाई गई जो आप विश्वास नहीं करेंगे आज तक कायम है। और उस समय नसीराबाद का नाम पटकापुर हुआ करता था। तो चूँकि नसीरुद्दीन ने वहाँ पे एक पुराने किले पे कब्जा करके उसको बनाया और मिल्कियाना मोहल्ला है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे सब बसे, सबका सेंटर आया। उसके बाद से यहाँ पे इसका नाम नसीराबाद पड़ा और तब से जो है इसको नसीराबाद के नाम से जाना जा रहा है। अब अगर हम अपनी पीढ़ी की बात करें तो सन 1237 से अभी तक मेरे ख्याल से 30 पीढ़ियों से ऊपर गुजर चुकी हैं। और हमारे यहाँ पे रामनवमी 1799 में हमारे एक पूर्वज थे राजा हरप्रसाद जी। हरप्रसाद जी ने जन्म लिया था रामनवमी के दिन। उनके दो भाई थे, गोविंद प्रसाद और जयंती प्रसाद। हम लोग जयंती प्रसाद के वंशज हैं। हरप्रसाद जी और जयंती प्रसाद जी दोनों लोग बचपन से आप समझिए कि हर कला में निपुण थे, चाहे वो उस समय की पढ़ाई लिखाई हो, अस्त्र शस्त्र हो, किसी भी चीज़ में। उस समय रायबरेली, जो आज मौजूदा रायबरेली है, तब ये नहीं हुआ करता था। आप 1737 की बात बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं 1799 में जन्म हुआ था, 1815-20 के आसपास का शासन रहा होगा तब। हाँ, तब ब्रिटिश भी अपने यहाँ थे। तो उस समय जो रायबरेली आज आप देख रहे हैं, रायबरेली बहुत छोटा सा एक क्षेत्र था जिसको हम वॉल्ड सिटी आज बोलते हैं, पुराना रायबरेली बोलते हैं। यहाँ पर एक पास में चंदापुर के आगे महाराजगंज तहसील में एक रियासत थी, वहाँ के राजा गिरधारा सिंह, वो भी कायस्थ थे, सिंह उनकी पदवी थी, उनका राज्य था। उनको ये जगह दी गई थी अवध शासन की तरफ से। राजा गिरधारा सिंह जी चूँकि निकले थे अपने क्षेत्र भ्रमण पे, तो नसीराबाद रुके थे। अच्छा, नसीराबाद जो है चूँकि हर तरह से संपन्न था और यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था अवध क्षेत्र का, तो नसीराबाद बट ऑब्वियस उनको रुकना था। तो उस अपने कैंपिंग में उन्होंने राजा हरप्रसाद जी से मुलाकात की, क्योंकि जमींदार के लड़के थे। तो जो भी उन्होंने परीक्षा ली हो, पहले होता ही था, हम ही लोग छोटे छोटे थे, लोग आते थे, बेटा ये बताओ, बेटा वो बताओ, अब तो नहीं बताता कोई भी।
तो उनसे जो जो चीज़ें पूछी गई उस पर बहुत इम्प्रेस हुए थे, प्रभावित हुए थे। उसके बाद उन्होंने उनके जो फादर थे मुंशी ब्रजलाल जी से बात की कि आपके बेटे से हम अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। उनकी बेटी एक आंख से देख पाती थी, तो खैर रिश्ता वहाँ पे तय हुआ, शादी भी हुई। शादी के बाद राजा हरप्रसाद जी को राजा गिरधारा सिंह जी अवध के नवाब के यहाँ ले गए। उस समय नवाब हुआ करते थे आपके वाजिद अली शाह जी। वाजिद अली शाह जी के पास जब लेकर गए तो वाजिद अली शाह जी ने जो भी उनके एक प्रोसेस था आपका किसी भी व्यक्ति को जांचने का, परखने का, वो उससे उतना प्रभावित थे कि उन्होंने उनको तुरंत राजा की पदवी दी। उस समय अवध शासन में दो बहुत प्रोमिनेंट जगह हुआ करती थी, एक थी नसीराबाद, दूसरी थी खैराबाद। नसीराबाद इसलिए क्योंकि नसीराबाद जो है ये इस्लामिक स्टडीज़ का सेंटर हुआ करता था। यहाँ के जो प्रॉफिट्स थे, यहाँ के जो मौलवी मौलाना थे, वो पूरी दुनिया में डिप्यूट किए जाते थे, बड़े बड़े ओहदे पे, बड़े बड़े, मतलब आप समझिए कि सिस्टम को संभालने के लिए लोगों कम्युनिटी से थे, आपने कहा शिया कम्युनिटी से। और खैराबाद जो है वो ट्रेड सेंटर हुआ करता था। खैराबाद जो मेजर ट्रेड सेंटर था, तो वहाँ पे उन्होंने उनको जगह दी और अंतिम नाजिम थे वो खैराबाद के, अवध शासन के अंतिम नाजिम भी थे। तो राजा हरप्रसाद जी वहाँ गए। राजा हरप्रसाद जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था, चूँकि मैं ढूंढता रहता हूँ उनके बारे में, हम लोग एंटी ब्रिटिशर्स थे, तो जो इतिहास है, जब आप शासन के विरोध में रहेंगे तो आपको शासन जो है हर तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, नए वंशज पैदा कर देगा, नई फैमिली पैदा कर देगा, कहीं पे आपने कुछ काम किया वो किसी और के नाम पर क्रेडिट हो जाएगा। तो वहाँ पर आप समझिए कि खैराबाद जो है, आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं कि खैराबाद से ही होकर के बेगम हजरत महल नेपाल गई। राजा हरप्रसाद जी और नेपाल के राजघराने की जो दोस्ती थी, इसी उस पे नेपाल के राजा ने उस समय राजा साहब को ये बोला कि आप बेगम हजरत महल को हमारी टेरिटरी तक ले आइए, नेपाल की सीमा तक, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी होगी, वो आप चाहे जैसे लाइए। तो राजा हरप्रसाद जी और जो उस समय अवध शासन के बहुत ही विश्वस्त थे, तो उन लोगों की एक सेना बनी और उस सेना ने पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही चीज़ क्या कहते हैं बोला कि आप या तो साथ दीजिए या आप मर जाइए। सिर्फ ये शर्त लेकर के चले, जिन्होंने साथ दिया रास्ता दो, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने फिर लड़ाई करके रास्ता बनाया और बेगम हजरत महल को सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाया उनके बेटे के साथ। और उसके बाद उन्होंने अवध के अस्मिता को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई जो हो रही थी, 1857 का प्रथम जो गदर सत्ता संग्राम था, गदर का एक युद्ध था, आप समझिए कि अपनी लगभग सारी रियासतें बेची। इसी रायबरेली में बड़ा घोसियाना है, वहाँ पर हमारा एक महल हुआ करता था, ये भी कुछ दिन पहले मुझे पता चला, वो उन्होंने बेच दिया। इस तरह बहुत सी रियासतें थी जो उन्होंने बेची और उससे सेना बार बार खड़ी की। एक रेफरेंस मुझे कहीं मिला था कि संडीला को 4 दिन तक कब्जा करके रखा था अंग्रेजों से, और अंग्रेजों में जो भय था राजा हरप्रसाद जी का, आप ये समझ, उनको एक अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी। वैसे तो राजा साहब के पास 180 से ऊपर उपाधियां थी। अंग्रेजों ने द लास्ट विले नटोरियस गवर्नर ऑफ अवध, कि अंतिम खूंखार जो गवर्नर है अवध का, वो है राजा हरप्रसाद। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, वो जब उनका एसोसिनेशन भी गद्दारी में ही हुआ, बट ऑब्वियस है जयचंद हर जगह पैदा हुए, और डेट थी 31 दिसंबर 1858 को राजा साहब का जो है अंतिम संस्कार किया, और जो उनकी अस्थियां थीं वो किसी तरह से बचते बचाते हमारे नसीराबाद तक लेके आए। तो नसीराबाद में उनकी अस्थियों से एक समाधि बनाई गई, तब जलाने का बहुत कम प्रचलन था, और यहाँ पर एक समाधि बनाई गई उनकी, जिसको हो सकता है ईश्वर चाहेगा और ऊपर वालों की, पूर्वजों की कृपा रहेगी तो मैं रिनोवेट जो भी कराऊंगा उसको पुरखों का स्थान बनाऊंगा। जितना भी फैमिली ट्री हमारा है वो पूरा इनग्रेव करके वहाँ पे लगाऊंगा। राजा साहब उनका 1858 में जब एसेसिनेशन हो गया
तो उसके बाद जो ये क्षेत्र था, ये जिस ब्रिटिश कमिश्नर के अंडर में था, तो उन्होंने एक लिखित आदेश निकाला कि अगर नसीराबाद परिवार में बच्चा माँ की कोख से जन्म निकला भी ना हो तब भी उसको घसीट के मार दीजिए। मतलब कि एक एक व्यक्ति जो कि नसीराबाद परिवार से जिसका रिश्ता हो, खूनी रिश्ता हो, उनको आप खत्म कर दीजिए, इसको एकदम नेस्ता नाबूद करना है। उस समय हमारे यहाँ पे एक टिकारी रियासत है, बबुआना उसको बोलते हैं, वो बबुआना, बाबू साहब उनको बोला जाता है। मैं यहाँ पर एक प्रश्न जो है राजाबाद से करूँगी कि जाहिर है कि बगावत का बिगुल जो है राजा हरिप्रसाद जी ने जो है वो बजाया, ठीक है। तो जब तो क्या जो अगल बगल की रियासतें थी उन्होंने राजा साहब की मदद नहीं किया रायबरेली में? देखिए, रायबरेली में जो वर्चस्व था यहाँ पे ज़्यादातर क्षत्रिय थे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नहीं कि जैसे राजा हरप्रसाद जी और राणा बेनी बादव जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और इत्तेफाक से एक ही समय दोनों लोग जो है अवध के रियासत उनमें गए घराने पे नवाब साहब के यहाँ, और दोनों बहुत ही फोरमोस्ट वॉरियर थे जिन्होंने अवध के अस्मिता के लिए सब मतलब अपना सर्वस्व निछावर किया। दोनों का अंत अलग अलग हुआ, ये एक अलग बात है। बहुत सी रियासतों ने मदद की, लेकिन ये भी बात सही है, अगर आप हर रियासत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लड़ाइयाँ लड़ी गई यहाँ पे। लेकिन सबसे अधिक कहते हैं कि जहाँ तक हमने ये जाना कि राजा साहब टिकारी का जो है वो सहयोग मिला। देखिए, राजा साहब टिकारी, उसके बारे में जी मैं आपको बताता हूँ। जब 31 दिसंबर 1858 को राजा हरप्रसाद जी का असैसिनेशन हो गया, उसके बाद दो आदेश निकले थे। पहला आदेश था कि उनसे रिलेटेड जो भी संपत्तियां हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े, मतलब अगर उनका रुमाल भी है तो वो भी नीलाम होगा। उसके कुछ उस समय के रजिस्टर के कुछ पेज हैं मेरे पास, इत्तेफाक से यहाँ नहीं मौजूद, वरना मैं आपको दिखाता, क्योंकि अगर वो अंगवस्त्र भी है तो या बंडी पहनते थे तो उसकी भी नीलामी हुई है उस समय का, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। एक तो ये आदेश था। मुझे ये लगता है हृदय ऐसे इतिहास छुपाया क्यों गया? देखिए, ऐसा होता है कि एक तो वक्त, मतलब गुलाम मानसिकता में हम तब भी थे, अभी भी हैं। बिल्कुल है। जिस चीज़ की पैरवी होती है, जिस चीज़ की लॉबी होती है, ठीक है, और वास्तविकता जो है वो आज जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ शो ऑफ किया जा रहा है उससे परे है। आज मैं जो लिख दूंगा वो आने वाले एक पीढ़ी दो पीढ़ी बाद इतिहास हो जाएगा। सही लिखना ये मेरे ऊपर है। मैं पॉइंट पे आता हूँ जो सबिश्ता जी ने पूछा। दूसरा आदेश जो था कि वो नसीराबाद परिवार के एक एक व्यक्ति ख़त्म कर दिया जाए। इतना उस समय हमको खूंखार माना जाता था, इतना हम ब्रिटिश के अगेंस्ट में इतने ज़्यादा खतरनाक परिवार था हमारा, तो उनकी सेना भी आई हमारे यहाँ। अच्छा, एक और उनमें एक था कि चूँकि अंतिम नाजिम थे और हमारे फोर ग्रैंडफादर राजा हरप्रसाद जी की ही सरपरस्ती में बेगम हजरत महल जी गई थी वहाँ पे, नेपाल में गई थी, तो उनको ये भी एक डाउट था कि ऐसा ना हो कि इनका अवध का खजाना हमारे पास हो। तो ये भी उस समय का एक बहुत बड़ा पॉइंट था नसीराबाद में इन्वेड करने के लिए, नसीराबाद को बर्बाद करने के लिए हमारे यहाँ पे फौज आई। लेकिन उस समय हमारे परिवार की वास्तव में रक्षा की वो बाबू साहब टिकारी ने की। कोई रियासत हमें शरण देने को तैयार नहीं थी, हमारी मदद करने को तैयार नहीं थी। बाबू साहब टिकारी और राजयंती प्रसाद जी की एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने राजयंती प्रसाद जी को तुरंत बोला कि आप हमारे यहाँ पहुँचिए। तो राजयंती प्रसाद जी सबको ले करके, सिर्फ दो हमारे यहाँ के बहुत ही वफादार, मैं उनको नौकर नहीं बोलूँगा, अपने पूर्वज ही बोलूँगा, वो थे जो बोले कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ मिट्टी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग जाइए। राजयंती प्रसाद जी वहाँ पे चले गए और उस समय की एक मिसाल बाबू साहब टिकारी ने पेश की, क्योंकि एक ऐसा दौर था जब एक जात का व्यक्ति दूसरे जात के साथ खाना नहीं खाता था। जब ब्रिटिश आर्मी टिकारी कोट पहुंची, तो आप जब टिकारी रियासत जाएंगे तो उनके यहाँ पे गेट पेंटर का एक बहुत बड़ा सा चबूतरा है, बहुत पुराना चबूतरा है, अब तो काफ़ी चेंज हो गया, मैं भी 2-3 साल पहले गया था वहाँ पे। तो उस चबूतरे पर
बाबू साहब टिकारी ने आदेश दिया अपने घर में कि आप खिचड़ी बनवाइए। राय जयंती प्रसाद जी अस्तबल में घोड़े को साफ कर रहे थे, और भी परिवार के सदस्य वहाँ नौकरों की तरह थे, जो सत्य है वो मैं बोलूँगा। बच्चे बच्चों के साथ खेल रहे थे, महिलाएं महिलाओं के साथ थीं। घर में दिखाया जा रहा था कि ये लोग कामकाज करने वाले हैं। जयंती प्रसाद जी ने, माफ़ कीजिएगा, बाबू साहब टिकारी ने जो खिचड़ी बनवाई उसको उस बड़े से चबूतरे पर बड़े से थाल में रखवाई। उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ पे सब हमारे अपने हैं, कोई कहीं बाहर का नहीं है। और एक साथ थाल में बैठ के तब उन्होंने ये किया, हमारे यहाँ नौकर भी हमारा अपना है। उन्होंने जयंती प्रसाद जी जो उस समय अस्तबल में घोड़ा साफ कर रहे थे, किसी और नाम से उस समय बुलाया कि चलो बैठ के साथ में खाना। उस थाल में अपने साथ उन्होंने जितने भी उनके परिवार के लोग थे, मेल जितने भी पुरुष थे वहाँ पे, और जितने भी हमारे परिवार के लोग थे, सबको बिठाया, सारे बच्चों को बिठाया और सबने उसमें से खिचड़ी खाई। सेम चीज़ महिलाओं ने अंदर किया। पर्दा होता था, पर्दे से दिख रहा था। तो उस समय वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने एक चीज़ बोली कि हमें जानते हैं, देखने से पता चल रहा है दोनों परिवारों में फर्क, लेकिन चूंकि आपसे हमारे संबंध ऐसे हैं कि आपने जो बात बोली है हमें उस बात का मान रखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी से बाबू साहब टिकारी ने निगोशिएट किया, ब्रिटिश कमिश्नर से, ब्रिटिश सिस्टम से जो उनका था यहाँ पे। तो हम लोगों की बहुत सी रियासतें जब्त। उसके बाद जो बाबू साहब टिकारी थे उन्होंने जो ब्रिटिश सिस्टम था यहाँ का, ब्रिटिश कमिश्नर, इन लोगों से एक निगोशिएशन किया कि आपको हमारे जो दोस्त हैं राय जयंती प्रसाद जी, इनको जिंदा छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए कितना दूरदर्शिता और कितनी चालाकी थी कि वो छोड़ने को तो तैयार हो गए, मतलब एक हम जीवन देते हैं पूरे परिवार, लेकिन इन्हें लिखित में देना पड़ेगा, मौखिक माफी हम नहीं मांगेंगे। खैर उसमें दिया गया, बहुत सी रियासतें जब्त हुई और फिर वो अपना परिवार जीवित रहा और आज मैं उस परिवार को संभाल रहा हूँ। उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? उसका इफेक्ट पड़ा हमारे यहाँ के जो अंतिम राय साहब थे, राय ईश्वरी प्रसाद जी, मेरे बाबा के बड़े भाई। किस सन की बात होगी? ये अभी आपके आज़ादी के बाद की बात, जब आप वो दिया जा रहा था, क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो पदवी बंटनी शुरू हुई थी, जो एक स्टेटस बंटना शुरू हुआ था, उन्होंने उसके लिए यूपी गवर्नमेंट में लेटर लिखा कि हमको दिया जाए, हम उनके वंशज हैं। उस एक नोट की वजह से जो लिखित में मांगा गया, यूपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ठीक है, जबकि अगर वो कागज निकाला जाए, अगर वो है अवेलेबल, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ रखेंगे, उस कागज में राय जयंती प्रसाद जी ने ये लिखा था कि हम एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ भी नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो बलिदान राजा हरप्रसाद जी ने दिया, उस बलिदान को सिर्फ एक स्मारक बना करके रिकॉग्नाइज किया गया। वो खैराबाद में मौजूद है, मैं गया था, मैंने वहाँ की फ़ोटो भी ली थी, लेकिन परिवार को हमारे रिकॉग्निशन नहीं मिली, जबकि हमारे परिवार को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो राजा हरप्रसाद जी ने उस समय पूरे अवध को, आप ये समझिए कि जब अवध की जिम्मेदारी कुछ ही लोगों के पास थी कि आपको अवध को बचाना ही बचाना है, तो उनका सीधा सा एक नियम था, या तो संधि करो या लड़ाई करो। और इन्होंने इस बल पे अवध में बहुत सी जो छोटे छोटे रियासतें थीं, जो तालुके थे, सबको मनवाया कि नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें रहना पड़ेगा साथ में, और जो नहीं रहेगा, सेना को बनाने के लिए सब कुछ बेच दिया। बेगम हजरत महल के जाने के बाद जो अवध की सेना थी, उसको वापस खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, असलहे, तलवारें, बंदूकें चाहिए, तोपें चाहिए, वो सारी चीज़ें के लिए उन्होंने बेचा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, ठीक है, उसने रिकॉग्नाइज इस बात को नहीं किया है। हालांकि करना, हमें कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जैसे उनका एक नाम रहे, उनको लोग जाने,
जो इतिहास में ऐसे बहुत से योद्धा हैं, ऐसे चूँकि मैं इस लाइन पे चलता हूँ कि मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बलिदान किया, उनको कोई नहीं जानता। लॉबी है, वो लॉबी जिसको पहचानवाना चाहेगी वो पहचान पाएगी। साहब एक बात हम ये कहेंगे कि जहाँ तक हमने देखा तो रायबरेली में 2 ही ऐसे राजा थे जिनका सब कुछ नष्ट नाबूद कर दिया। सारी रियासतों के महल दिख जाते हैं, लेकिन कहीं भी राजा हरिप्रसाद का महल की जगह पर केवल एक खंडार है। तो यानी कहीं ना कहीं अंग्रेज इतना ज्यादा क्रोधित थे, इसके बावजूद भी राणा बेनी माधव जी का नाम कहीं आया, और शायद हमें ये कहने में कोई भी संकोच नहीं कि उनके समाज ने उनका नाम आगे किया। और जब ये नाम उन्होंने आगे किया तो जाहिर है देश से जुड़ा नाम था, हर जातियाँ आई गई। तो कहीं ना कहीं कायस्थ समाज इस कार्य में चुका कि ठाकुर हरिप्रसाद जी का नाम वो आगे नहीं ला सका। जबकि मध्य प्रदेश में जहाँ तक मैंने सुना है कि राजा हरिप्रसाद जी के बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें कहाँ तक तो ये कैसे? देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश शासन में किताब है तिरंगा कभी झुकता नहीं। वो किताब है मेरे पास, मध्य प्रदेश शासन किताब है, जिसमें हुतात्मा राजा हरिप्रसाद जी के नाम से एक अध्याय है। रायबरेली में एक दौर था जब कायस्थों का वर्चस्व था, और रायबरेली, मैंने कहीं पढ़ा था कि रायबरेली हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर एक साथ 20-50 से ऊपर लगभग, आप समझिए, रजवाड़े, तालुकेदार, जमींदार एक साथ रहते हैं। हमने अपने बचपन में देखा है कि अगर हम शुरू करें तो एक कोठी ख़त्म होती थी, दूसरी कोठी आती थी, दूसरी। आप जहाँ बैठे हैं इसके जस्ट बगल में आप जाएंगे चंदापुर, सिमरी, फिर गौरा, फिर हम, इसके बाद फिर सिमरी, इस तरह करके बहुत सी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लोग रहा करते। ये बात सही है कि राणा बेनी माधव जी को उनके जो समाज के लोग, लेकिन समाज वर्ड में कभी भी राजा, देवता, डॉक्टर्स इन सब के लिए नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि किसी एक समाज के नहीं हो सकते। जिस दिन एक समाज जो बन गया उस दिन न राजा राजा रहेगा, न देवता देवता रहेगा, न कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने वाला अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन जो क्षत्रिय एक समाज है, उन्होंने उसकी लॉबी भी बहुत अच्छे ढंग से पेश किया। राजा हरिप्रसाद जी का नाम नहीं पेश हो पाया। उसका एक कारण है कि जब इनको मारा गया उसके बाद, चूँकि इकलौता राजवंश था, लोगों का मनोबल भी टूटा होगा, ठीक है, और लॉबिंग नहीं हुई, ये फैक्ट है। इस चीज़ को कहने मुझे कोई भी गुरेज नहीं है। रही बात जो सविष्टा जी ने पूछा कि राजा हरिप्रसाद जी और राणा बेनी माधव जी का कुछ नहीं मिलता यहाँ पर, तो राजा हरिप्रसाद जी का आप जब छोटी बाजार जाएंगे, जब इधर क्या कहते हैं कहारों के अड्डों से नीचे उतरेंगे, एक नेशनल इंटर कॉलेज है, यहाँ पे उनका महल हुआ करता था। और इस महल में जड़े हुए रत्नों को भी राजा हरिप्रसाद जी ने बेचा है। इस महल में रखे हुए सारे कीमती सामानों को राजा हरिप्रसाद जी ने बेचा है। मुझे कहने में कोई इसमें वो नहीं है, शर्म नहीं आती कि उन्होंने बेचा है। बेचा किस लिए है? अपनी मातृभूमि की अस्मिता को बचाने के लिए, अवध की सेना को वापस खड़ा करने के लिए। तो इतना त्याग करने वाले इंसान की कहीं कोई पहचान नहीं, कोई इतिहास में जिक्र नहीं है। इतिहास बिगड़ चुका है, और उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। राणा बेनी माधव जी बहुत परम वीर योद्धा थे, लेकिन उनके अंत का इतिहास बिगाड़ा गया है। उनको अभय दान मिला था। और राणा बेनी माधव जी, उस समय मैं आपको एक बुक दूंगा, उसमें आप पढ़िएगा कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को बैसवारा का क्षेत्र कहा जाता था। ये बैसवारा, सलोन, ये मिक्स एक एरिया था। और बैसवारा में, जैसे बैसवारा जो नाम है, मैं टॉपिक थोड़ा सा हट के वैसे एक छोटी सी वो दूंगा। बैसवारा 22 बाड़ा थे यहाँ पे। बाड़ा मतलब घराने, 22 राजघराने थे। तो 22 बाड़ा से होते होते आज वो बैसवारा के नाम से, और बैसवारा के तात्या टोपे का नाम राजा हरिप्रसाद था। वो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ आपको कि उनको बैसवारा का तात्या टोपे भी कहा जाता था। एक उपाधि ये भी थी उनकी।
यहाँ पे कच्चे किले हुए करते थे, पक्के किले हुए करते थे। तो राणा बेनी माता जी का सब कुछ नेस्ता नाबूद कर दिया। वो अभी जैसा शबिस्ता जी ने पूछा कि मध्य प्रदेश में पढ़ाया जाता है उनको, और हमारे यहाँ नहीं, ये बात सही है, ये बात मध्य सही है। प्रदेश में है कोर्स में, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के द्वारा कुछ एफर्ट्स क्यों नहीं करे जाते कि उत्तर प्रदेश में भी देखिए, इस प्रयास अभियान में? हमने शुरू किया है। जी। देखिए, ऐसा होता है कि जो चीज़ें बिखरी होती हैं उसको संकलित करना बड़ा एक दुश्वार काम होता है, असंभव नहीं है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। अब जो जानकारी है ये मेरे अपने रिसर्च पे है, कुछ बुक्स हैं, गैजेट्स मैंने निकाले, गैजेटियर ऑफ सीतापुर, उसी में आपका राजा हरप्रसाद जी का जिक्र है। क्योंकि लिंक निकालने पड़ते हैं। जब आप गवर्नमेंट के सामने जाएंगे तो आपको तथ्य देने, गवर्नमेंट मेरी मुंह देखी बात नहीं सुनेगी, गवर्नमेंट को तथ्य चाहिए। तो वो प्रचुर मात्रा में मेरे पास हैं, और भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हम और भी, जैसे हम यहाँ पे लखनऊ में गए, लखनऊ में मुझे कुछ नहीं मिला उनके बारे में। आसफुद्दौला राज उसमें लाइब्रेरी में बोला गया, वहाँ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह करके, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही हैं मुझे। एक एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा तैयार हो कि मैं उस चीज़, क्योंकि देखिए एक ही चांस मिलता है आपको, ठीक है, या तो चांस आप लेते हैं या आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे तो चांस मुझे मांगना पड़ेगा कि मुझे अपनी बात कहनी है आपसे, और आप इनको रिकॉग्नाइज कीजिए। इस रायबरेली में जो भी रायबरेली इस क्षेत्र के जो वीर थे, महावीर थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी मूर्तियाँ हैं। मैं तो निवेदन करूँगा, और इस रायबरेली में चाहिए भी कि राजा हरप्रसाद जी की भी एक मूर्ति यहाँ पर लगे। राजा हरप्रसाद जी की फोटो कहीं नहीं है, मेरे पास है। एटलीस्ट उसको जो है, साहब जहाँ तक हम जानते हैं कि मोहर भी राय जयंती प्रसाद की जो है, ये बहुत अच्छा एक आप बहुत अच्छी बात छेड़ी। मेरी एक आदत है कि जो पुराना सामान है, पुराने, या कोई ऐसी जगह जो हो सकता है कूड़ा बन गई हो, पुराने संदूक जैसे, उसका कूड़े को भी मैं अपने हाथ से छू करके फेंकवाता हूँ। तो उसी चक में बगल में ही एक लकड़ी का बहुत पुराना संदूक था, उसमें जैसे नहीं कि सामान फेंकते जाओ, रखते जाओ, संदूक भी सड़ गया ओवर द टाइम। अब मेरी आदत वही थी, कुछ करने को उस समय शायद नहीं रहा होगा, तो बैठ के उसी को हम देख रहे थे इसमें क्या क्या सामान है। तो उसमें जो है मुझे 2 इतनी छोटी छोटी ट्रे मिली और 2 मोहरें मिली। तो पहले ट्रे को मैंने साफ किया खुद, उसको पहले मिट्टी से और घास से साफ किया दूसरे। फिर जब समझ में आया कि सिल्वर कलर दिख रहा है, तो फिर कोलगेट का एक टूथपेस्ट वाइट वाला मंगाया, उससे उसको रगड़ के साफ़ किया। तो वो दोनों ट्रे जो है वो जर्मनी के चांदी की ट्रे थी, मेड इन जर्मनी। तो मैंने रखवा दिया। हमारी 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियों को एक ट्रे दे दी जाएगी। जो 2 मोहरें थी, वो मोहरें मैंने साफ़ करके ऐसी रख दी, उसको मैंने ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं की। एक दिन मैं इसी रूम में बैठा हुआ था, तो मुझे अचानक से पता नहीं क्यों दिमाग में स्ट्राइक किया कि एक मोहर का कोना जो है वो सिल्वर कलर का चमक रहा। तुरंत अपनी जो मेरी देसी प्रक्रिया है कि कोलगेट की टूथपेस्ट अपना साफ़ किया, तो वो एक चांदी की एक तांबे की। अब वो मोहर है किसकी, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। तो मैंने इंटरनेट पे ढूंढना शुरू किया, तो उसमें जो सिंबल्स थे वो सिंबल्स बेगम हजरत महल के मोहर के सिंबल से मैच कर रहे थे कुछ। तो मुझे ये तो समझ में आया कि ये मोहर किसी न किसी प्रोमिनेंट आदमी की होगी, चाहे जिसकी हो। फिर मैंने उस मोहर की फ़ोटो खींच करके जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में, उसमें निज़ामी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं सादिक निज़ामी जी, उनको भेजी। और बोला सादिक भाई इसको पढ़ के बताओ ये है कौन। तो मुझसे उन्होंने कहा कि ये जयंती प्रसाद कौन है। तब उन्होंने बताया कि ये इसमें लिखा है राय जयंती प्रसाद, और हिजरी की डेट थी, हिजरी कैलेंडर की डेट पड़ी हुई थी, जो कि 1800 आप समझिए कि 20, 30, 40 ऐसे एक डेट थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कब वो मोहर बनी। तो वो मोहर, वो है मोहर मेरे पास में। अभी आपको ये प्रमाण हो गया। हाँ, देखिए फैक्ट्स तो चाहिए किसी को भी बताने के लिए। कहानी जो आपके स्टेट की जो है बहुत, जहाँ तक हमको मालूम है कि अंग्रेज इसलिए और चिड़े हुए थे कि उनको पूरा संदेह था कि वालिद अली शाह के खजाने का पता।
और या खजाना राजा हरिप्रसाद जी के ही पास होगा। जी। तो एक मंदिर के बारे में हमने जो है सुना है, शंकर जी के बारे में, हम चाहते हैं उसके बारे में आप कुछ विस्तार से करें। एक बहुत पुराना मंदिर, हम वहाँ पर गए भी तो हमको पता चला कि नहीं यहाँ पूजा जो है जो भी करता है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ उस मंदिर के बारे में। देखिए, हमारे नसीराबाद में जो सहन बोलते हैं, सहन राय साहब को, जो राय साहब का सहन है जहाँ मैं इसमें रहता हूँ, वहाँ पर एक पुराना स्ट्रक्चर खड़ा है जिसको हमारे यहाँ बचपन से हमको पता चला कि शिव मंदिर है और श्रापित मंदिर है। जैसे जैसे बढ़ता गया, एज बढ़ती गई, ग्रो अप होता गया, उसके बारे में मैंने जानना शुरू किया। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये पता चली कि इस मंदिर की नींव पानी पे है होगी। वो तो बाद में समझ में आया कि वो अगर भूकंप आएगा तो ऑसिलेट, मतलब जो वाइब्रेशंस होंगे उसको ये मंदिर सह सकता है। ठीक है। उस मंदिर के बारे में हमारे यहाँ पे कहा जाता था, वो मंदिर लगभग 450 साल से आज की अवस्था में है। और आप ये समझिए कि वो जो मंदिर है उसका निर्माण लगभग 450 साल पहले जो बंद हुआ था, किसी श्राप की वजह से बंद हुआ था, जो हमारे यहाँ पे परिवार दर परिवार चला आ रहा है। और पिछले 450 सालों में जिन जिन ने भी उस मंदिर को हाथ लगाया, उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। अंतिम मृत्यु जो है, जो मैंने, जिसका गवाह मैं भी हूँ, हालांकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी। 81-82 में मेरे ताऊ जी के बेटे संजय दादा थे, उन्होंने कुछ एक ईंटें उतरवाए थे, बीच में जो सपोर्टिंग पिलर्स होते हैं उसमें से कुछ एक, और इत्तेफाक देखिए कि वो मतलब उन्होंने उतरवाया, उन्हें कुछ पेमेंट करनी थी, वो इलाहाबाद गए और 2 अक्टूबर के दिन की रात उनकी मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में। जबकि उस एक्सीडेंट में जिस स्कूटर पे थे, उस स्कूटर पे एक खरोच हुई। फिर उस मंदिर का जो एकदम बंद हो गया। और 3 साल पहले की बात है कि हम वहाँ पे खड़े थे, तो हमने ऐसे, एक हमारा भतीजा, उसको हमने बोला कि यार मुझे शाम तक यहाँ पे रोशनी चाहिए आज। तो उसने, भैया बोलता है भतीजा, बोला भैया एक बार घर में सबसे पूछ लीजिए। हमको करो, देखा जाएगा। खैर शाम तक रोशनी हुई और आप विश्वास कीजिए कि उस प्रांगण में, उस इमारत में, मंदिर की जो है, उसमें रोशनी किसी ने देखी ही नहीं है। तो उस रात जैसे हमारे यहाँ पे एक मेला ऐसा लग गया था, लोग देखने आए थे। अब उसके बाद फिर हम हरिश्चंद्र घाट जो है, अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट, जिनके जो पीठाधीश्वर हैं अवधूत उग्रचंडेश्वर कपाली जी महाराज, उनसे मिलने हम, वो बाबा सत्यनाथ मठ के भी पीठाधीश्वर हैं, उनके यहाँ पे सुल्तानपुर में है बाबा सत्यनाथ मठ, ब्रह्मा जी के नवनाथों में प्रथम नाथ हैं। तो उनसे हम मिलने, एक बहुत बड़ा पर्व होता है वहाँ पे, अवधूत देशना पर्व, जो कि मकर संक्रांति पर मनाते हैं। तो हम मिलने चले गए। तो मिलने गए तो फिर उनसे आग्रह किया कि महाराज आप हमारे यहाँ आइए, एक बार आशीर्वाद दीजिए हमें। तो ठीक है, उन्होंने तिथि तय की, आए वो हमारे यहाँ पे। आने से पहले हमसे बोले, फ़ोन करके बोले कि हमारे तो छोटा सा हवन करा लेते हैं। जिस दिन वो आए, उस दिन सुबह सुबह उनके आचार्य लोग आए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि राजा साहब इसमें कहाँ पे आप हवन कराएंगे? पूरे प्रांगण में 6-7 बीघे का कंपाउंड है। हमने कहा आप जो स्थान चुन लें, हम हवन नहीं करवाएंगे। अब उन्होंने चुना जा करके मंदिर। वहाँ की जो साधक हैं उनको वहाँ पे ऊर्जा समझ में आएगी, माँ जगदम्बा की भी समझ में आएगी और महादेव की भी समझ में आएगी। उनको वहाँ पे समझ में आई। मम्मी थी हमारी, इन्होंने हमसे कहा कि बेटा उन्होंने मंदिर चुना है, सोच लो। हमको चुन लिया तो चुन लिया, जो होगा देखा जाएगा। मेरी नीयत बिगाड़ने की नहीं है, मेरी नीयत बनाने की। ईंटा मुझे उतारना नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ईंटा लग के इसका स्वरूप मिल जाए। आप विश्वास कीजिए, वहाँ पे पूजा हुई। दोपहर में लगभग 1:30-2 बजे कपाली जी महाराज वहाँ पे आए। तो चूँकि पूजा के बीच में था तो तुरंत मैं उनसे मिल नहीं सकता था। तो बीच में मुझे जब थोड़ा समय मिला तो मैं उनसे मिला। तो बहुत मुस्कुरा के बोले कि नियत ही मुझको यहाँ लेके आई है, आप माध्यम थे। कह इस मंदिर को अघोर समाज ढूंढ रहा है
कि आखिर वो 5वां शिव पंचायत मंदिर जो अधूरा है वो कहाँ है, और आज मैं साक्षात वहाँ बैठा हूँ। तो हमने पूछा महाराज 4 कौन से? तो उन्होंने कहा पशुपतिनाथ, बाबा धाम देवघर, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल और 5वां। तो बहुत बड़ा तीर्थ हो गया आपका। उन्होंने उसका नामकरण भी किया, मैं उसको भी रिवील नहीं कर सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उनके भी कुछ निर्देश हैं। और उन्होंने हम तो चाहेंगे कि ये भविष्य में बहुत बड़ा तीर्थ बने, तीर्थ स्थल। देखिए ऊपर वाले की कृपा रहेगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना, जिस चीज़ 450 साल से चली आ रही है कि जिसने भी उस मंदिर में हाथ लगाया वो जो है ख़त्म हुआ, समझिए आप। और अगर ऊपर वालों की और पूर्वजों की इच्छा है तभी मैं जीवित हूँ, नहीं तो मैं कहाँ पढ़ा, 7 साल विदेश में, उसके बाद काम जॉब करता था और सब कुछ करके अपने ड्योढ़ी पे आ गया, पूर्वजों की दिया बाती चलने लगी। आज धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिगड़ी हुई चीज़ों को समेटना और संभालना थोड़ा सा कठिन काम होता है, नई चीज़ें बनाना आसान होता है। तो धीरे धीरे करके वहाँ का स्वरूप भी बदल रहा है। आपने कहा 30वीं पीढ़ी है आप जी, तो 29 पीढ़ी से नहीं कुछ इतना हो सका। देखिए हम ये नहीं कहेंगे नहीं हो सका, या उनके प्रयास आप देखिए हर चीज़ की नियति होती है। और एक चीज़ उसी दिन महाराज जी ने हमसे कहा था कि जो कठिन कार्य साधने होते हैं वो बलिदान मांगते हैं। आपके हाथ से यहाँ पे पहली पूजा लिखी थी, मतलब वो मंदिर जब भी बनना शुरू हुआ होगा तो नींव पूजन हुआ होगा, और उसके बाद ये पहली पूजा हमारे हाथ से अगर हुई है, बोले नियत ही नहीं हो सकता है कुछ लिखा हो आपके हाथ में। तो ये नहीं, क्योंकि प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, क्योंकि एक समय था जब नसीराबाद में राय साहब परिवार का एक अपना सब दौर था, हर चीज़ें हाथ में थी, तब भी प्रयास हुए होंगे। श्रेय आपको मिला, ठीक, बस ये है कि सौभाग्य मेरा है। जहाँ तक हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इतना मतलब सज्जन राज परिवार जिसको ये कहना चाहिए। आपसे बताएं कि आपके पिताजी जो है वो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता थे हमारे यहाँ के, और इतने दानी प्रवृत्ति के थे कि नसीराबाद में अगर किसी ने आकर कह दिया राय साहब हमको ये चाहिए, तो फिर राय साहब के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। तो उनका एक दिन मैंने पूछा भी कि आपके यहाँ इतनी मतलब 1857 ईस्वी के महासमर के योद्धा तक हुए हैं, आप जो, उन्होंने कहा हमारा काम जो है वो देश पर बलिदान करना था, हमारे पूर्वजों ने कर दिया। लेकिन आज अगर हम नहीं बताएंगे तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अभिषेक राय जी का। मुनव्वर राणा जी ने कहा है कि नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, कबूतर के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और यही वो लोग हैं तहजीब को जिंदा किए, वरना सलीफों से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और जिस तरह से आज अभिषेक राय जी, बल्कि मैं कहूँगी राजा अभिषेक राय जी, क्योंकि जब सबके नाम के आगे राजा लगता है तो एक महासमर के योद्धा के वंश के आगे राजा न लगे तो कहीं ना कहीं जो मेरे विचार से उचित नहीं होगा। कि जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं तो वो अतुलनीय है, सराहनीय है, और मैं कामना करूंगी कि ये प्रयास सफल हो और रायबरेली जिले नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो राजा हरिप्रसाद जी का बलिदान था वो बच्चे बच्चे तक पहुँचे। और आप बताइए आप क्या कहना? बिल्कुल, बस आपने सब कह दिया, मुझे कुछ कहने के। देखिए हम आपको एक चीज़, छोटी चीज़ और बताना चाहेंगे जो आपने सविष्टा जी ने अभी बोली है। हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती ज़मीनें दी गई हैं, मतलब लोगों को उल्टा टांग के मार करके बोला गया कि तुम जुबून कबूलो, कल को रियासत न रहे न रहे, जमींदारी रहे न रहे, रजवाड़ा रहे न रहे, तुम भूखे मरोगे। लोगों ने ज़मीनें, आप समझिए कि मार खा खा के, लेकिन ईमानदारी इतनी कि 4-4 दिन तक उल्टे भी लटके रहे। जब जीवन ही निकलना है तो हाँ तो बोलना पड़ेगा, तो उन लोगों ने कबूली भी ज़मीन। हम पीछे नहीं जाएंगे कि किसने क्या किया, क्योंकि बहुत बड़ी फहरिस्त है। मेरे पिताजी इंदिरा जी के काफ़ी क्लोज थे और वो उनके यस मैन नहीं थे। जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ तो पापा एक्टिव पॉलिटिक्स से हटे और उन्होंने कभी भी लाभ नहीं लिया।
MLC के भी टिकट आए, आपके MLA के भी उनको उस समय टिकट्स वगैरह, लेकिन लेते कभी किसी न किसी को दे देते। राजमोहन गांधी जी को MLC का टिकट पहला जो है वो मेरे फादर का जो था उन्हें वही दिया गया, उन्होंने मना कर दिया था। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो जो चैलेंज आज मैं फेस कर रहा हूँ, इससे क्योंकि एक प्रतिरोध होता है, एक जब आप सिस्टम सोचता है कि आप नहीं आओगे और आप अचानक से पहुँच गए, भले आप अच्छी नीयत लेके पहुँचे, तो आपको लोग विरोध करना शुरू करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपका विरोध करते हैं। सेम चीज़ मेरे फादर ने फेस की थी, जो राय साहब थे, स्वर्गीय राय ब्रिजेश चंद्र जी। उन्होंने क्या किया, आप ये किसी भी रियासत में पूछिए कि उन्होंने वास्तव में समाज को कितना दान दे दिया, मुझे नहीं लगता किसी ने दिया होगा। मेरे फादर ने लगभग 87 बीघे जमीन राज्यपाल को समाज कल्याण के नाम पे दे दी, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के खेती और उत्थान के लिए। क्यों? क्योंकि खेती वो लोग दूसरे जमीन पे करते थे। अच्छा, किस सरकार के टाइम पर? कांग्रेस रजीम था 87 में। और आपका भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल, ये भारत में किसी से दान नहीं ले सकते। तो ये हुआ कि राय साहब आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले ठीक है, 1 रुपये दे दीजिए हमें। तो 1 रुपये पे म्यूटेशन हुआ, और जब वो 1 रुपये का चेक सलोन तहसील में बुलाया गया कि राय साहब आपका चेक आया है, तो गए खुद, और वो 1 रुपये भी उन्होंने सरकारी ट्रेजरी में जमा कर दिया कि इसको आप जो है समाज कल्याण के नाम पे लगा दीजिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं था नसीराबाद में, और स्टेट गवर्नमेंट से आया था कि रायबरेली ज़िले में 2 PHC खोली जाए। उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ जो जन थे यहाँ पे, गया प्रसाद शुक्ला जी, गुरु जी के नाम से जानते थे। DM साहब थे कालका प्रसाद जी। अब कालका प्रसाद जी सामने चैलेंज आ गया, जमीन कोई देने को तैयार नहीं है। गुरु जी ने उनको बोला कि राय साहब के पास जाइए, आप वो समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। तो कालका प्रसाद जी और गुरु जी सब लोग नसीराबाद आए थे, और DM साहब ने सिर्फ अपने वो बताई थी रिक्वायरमेंट कि साहब एक अस्पताल खोलना है, ऐसा है। तो बात बीच में काटते हुए मेरे फादर जो थे, उन्होंने उनसे पूछा कितनी ज़मीन चाहिए आप। तो उन्होंने बताया साहब इतनी रिक्वायरमेंट है। तुरंत स्टाम्प पेपर आया, उन्होंने तुरंत लिखा इतनी ज़मीन हम आपको देते हैं, इसमें जितना बनाना हो बना लीजिए आप, वो आपका। उसमें भी एक पहली शर्त थी कि इस अस्पताल का नाम राजा हरप्रसाद के नाम से होना चाहिए, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी तक एडहेयर नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे तो दिया गया है हर चीज़, हमेशा से दिया गया है। मैं आज अपने पिताजी की ज़ुबान की वैल्यू रखता हूँ, जो दिया गया वो मुझे चाहिए नहीं, और जो ज़बरदस्ती कोई छीन रहा है वो मुझे देना नहीं। अब क्या नाम है? अभी उसका नाम तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो PHC से CHC हो गया है। तो उसके असल में कुछ एक जो पत्रावलियाँ होती हैं, उसका रेफरेंस अभी रिसेंटली मुझे मिला, क्योंकि गुरुजी ही एक पत्र लिख रहे थे यूपी गवर्नमेंट को, वो पत्र पूरा नहीं हो पाया था, तो उससे मुझे वो रेफरेंस मिला है। अब स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे हम जा कर के, किसको जो है कम से कम इस चीज़ को करें, कहीं ना कहीं तो नाम जीवित हो उनका, ये चीज़ है। और जो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी है हॉस्पिटल्स को लेकर के कि आपने ज़मीन दीजिए, उसमें भी वो फिट बैठती है। तो ईश्वर चाहेगा तो उसमें जिसके नाम से अस्पताल होना चाहिए वो नाम होगा, और जिसने दान दिया वो नाम होगा। और वो ज़मीन आज की डेट में जिस ज़मीन पे अस्पताल है उसका मालिक मैं हूँ, मेरी माता जी हैं, मेरे छोटे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी मेरा नाम है उसमें, और अस्पताल बना हुआ है। हम तो यही बोलेंगे कि वो हो जाए उनके नाम से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ से हमेशा दिया गया। क्या अगर बलिदान का इतिहास रहा है आपका? यही आप कह दीजिए। कुछ फोटो या कुछ
मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो चीज़ें, आपको जो भी चाहिए। एक और चीज़ बताऊंगा, माफ़ कीजिएगा, हमारे नसीराबाद में ही रावण की पक्की प्रतिमा का प्रचलन शुरू हुआ। सदियों पुरानी रावण की मूर्ति पहले मिट्टी की हुआ करती थी। रावण कुंभकर्ण मंदोदरी, जो कि हमारे यहाँ के एक प्रधान थे, उन्होंने उसको ईंटें लगवा करके पक्की बनवाई है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ से जुड़ी हुई हैं। यह है कि आप लोगों के सहयोग से मैं आपको जो भी वीडियो फोटो चाहिए वो दे दूंगा। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक देखें और नसीराबाद रियासत से जुड़ी इतनी सारी बातें हैं कि शायद एक एपिसोड में उनको बांध पाना मुमकिन ही नहीं। जैसे राजा हरिप्रसाद जी ने रेवती राम का तालाब बनवाया था 19वीं शताब्दी में, जो कि एक रहस्यमयी तालाब है और उसकी कहानी चकित करती है। इसी प्रकार प्राचीन शिव मंदिर भी अपने आप में बहुत सारी कहानियां या कह लें आश्चर्यचकित करने वाली घटनाओं का साक्षी है। ऐसी ही बहुत सारी बातों को हम राजा अभिषेक राय जी से जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें पुनः चुभन पर आमंत्रित करेंगे। तब तक आप इंतजार करिए कि हम अगले एपिसोड में आपके लिए क्या ला रहे हैं।